नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका दोस्त रामनिवास अरुण। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति, यानी भारतीय राष्ट्रपति के बारे में हम कम से कम टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड कई सारे प्रावधान हैं, चाहे महाभियोग से लेकर अगर कोई राष्ट्रपति कुछ गलत करता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग के अलावा, और या मतलब उस पर महाभियोग चलाया जाए या किस अनुच्छेद के कौन सा काम करा जाए, मंत्रिमंडल में किस तरह से, या कोई फैसला लेने के संबंधित में, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन है आपके तरुण दत्त द्वारा, बी ली कोरबसियर द्वारा, सी एडविन लुटियंस द्वारा, या डी एडवर्ड स्टोन द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस द्वारा। दोस्तों, देश की राजधानी जो हमारी दिल्ली है, तो उसके लुटियन दिल्ली को भी आप जानते ही होंगे, लुटियन दिल्ली भी बोलते हैं इसको। तो दिल्ली के इस क्षेत्र में दोस्तों कि देश के बहुत सारे प्रमुख वीवीआईपी वगैरह रहते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र को किसने डिज़ाइन किया था। रायसीना हिल्स भी बोला जाता है इसको। तो लुटियंस दिल्ली को एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। दरअसल एडविन जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, और उन्होंने ही दिल्ली को अपनी कला से सजाया था। ठीक, तो एडविन लुटियंस का जो जन्म है ना 1869 में 29 मार्च को हुआ था। एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली की योजना तैयार की थी और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी एडविन ने ही तैयार किया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एडविन अपने काम में लोकल और ट्रेडिशनल टच रखते थे। इसलिए जब राष्ट्रपति भवन के निर्माण की बात आई तो उन्होंने जो बौद्ध गुंबद होते हैं ना, बौद्ध स्तूप के, वहाँ से प्रेरणा मिली उनको कि ये किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा जो गुंबद है वो कहीं ना कहीं उसी से प्रेरणा मिली है, बौद्ध गुंबद से। तो एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ, इनके साथ एक और थे हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक इमारत, यानी एक देखा जाए तो इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था। वेरी गुड। एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर ऐतिहासिक इमारत इंडिया गेट का भी डिज़ाइन तैयार किया था। दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज मत होना क्योंकि इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, मतलब लीड नहीं करता देश को। तो ये युक्ति जो है वो किस पर लागू होती है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। तो संघ के सभी कार्यपालक जो हैं उन कार्य उनके नाम से किए जाते हैं, चाहे विदेशी ट्रेड हो या कोई अधिनियम वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संघ की कार्यपालक शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है और सभी प्रकार के आपातकाल लगाने, हटाने, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला भी यही होता है। वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में जो निहित अधिकांश अधिकार जो है वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है जो रायसीना हिल में, जिसको लुटियंस ब्रदर्स ने बनाया था, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार भी पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है।
अब तक केवल पहले राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, जो इस पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक, चलिए इसका आंसर हो गया राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? ऑप्शन है आपका 12वां, 10वां, 13वां या 11वां। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12वां। दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को ना भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे 2007 से 2012 तक इस पद पर आसीन रहीं। तो 1 जून 2019 को भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को विदेशियों को दिए जाने वाले जो मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एगबेला एज़टेका, यानी इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल, से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार मैक्सिको के राजदूत मेलबा प्रिया ने पुणे के MCCI भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में श्रीमती पाटिल को प्रदान किया था। तो प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं ये पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी। इससे पहले जो पुरस्कार मिला है वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति S राधाकृष्ण को दिया गया था। हालांकि अलग अलग श्रेणी की बात करें तो ये सम्मान जो है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल, उद्योगपति रघुपत सिंघानिया को प्रदान किया जा चुका है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति तथा क्रमानुसार देखें तो 12वें राष्ट्रपति रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा देवी पाटिल ने अपने जो प्रतिद्वंदी थे विपक्ष में थे भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। तो प्रतिभा देवी पाटिल को कम से कम देखा जाए तो 6,38,116 मूल्य के मत मिले, जबकि भैरव सिंह शेखावत को 3,31,306 मत मिले। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपने कार्यभार सौंपते हुए राष्ट्रपति भवन से विदाई ली थी दोस्तों। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंगत है? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्ण जो भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं, और जबकि जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही असंगत हैं। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है ना वो 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता जो थे मोतीलाल नेहरू, एक धनी बैरिस्टर जो कि कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल समुदाय के ब्राह्मण समुदाय से थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और बाद की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। और इनके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सी आजकल चल रही हैं, तो उस पर ध्यान न देते हुए हमें तो सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करना है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या डी डॉक्टर राधाकृष्ण। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, APJ अब्दुल कलाम। तो इसके जो APJ अब्दुल कलाम साहब थे उनका जो बर्थडे एनिवर्सरी पड़ता है 2022 में हुआ था अभी। तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे भाई। और मिसाइल मैन इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। और 2022 में उनकी 91वीं जयंती थी। उनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जो था जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम और माता का नाम आशिमा जैनुल आबदीन था।
दोस्तों ये प्रतिभा के बहुत धनी थे और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में या मतलब इंडिया में कोई ऐसा होगा पक्ष विपक्ष किसी भी समुदाय का इनसे प्यार ना करता हो। इतने काबिल इंसान हमारे बीच रहे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन जैसी शख्सियत जिन्होंने राष्ट्रपति पद को शोभायमान किया उसका देश हमेशा ऋणी रहेगा। मिसाइल इंडिया को बना के सौंपी, कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने क्या कहते हैं अपना लोहा मनवाया अपनी प्रतिभा का। तो जहाँ भी रहें खुश रहें। मिस यू कलाम साहब। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? ऑप्शन है आपके जस्टिस PN भगवती, B जस्टिस M हिदायतुल्लाह, C जस्टिस MC महाजन या D जस्टिस BK मुखर्जी। अब यहीं से कर लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस M हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह मशहूदी जो है, इनका जन्म जो हुआ था 17 दिसंबर 1905 को और मृत्यु हो गई 18 सितंबर 1992। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे हैं और उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र रिकॉर्ड जो रहा है सर्वसम्मति से चुने जाने का, वो उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे थे। भारत के 6ठे राष्ट्रपति। उनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के बीच रहा था। आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की जो छवि थी वो कवि, अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में ज़्यादा रही थी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपतियों में किसे दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्ण या डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्ण। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 से 17 अप्रैल 1975। ठीक, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो रहे उनका कार्यकाल रहा था 1952 से 62 के बीच और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे ये। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक भी रहे। दोस्तों इन्हीं के नाम पर, इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इनका एक कोटेशन भी है जो बार बार कहते हैं वो कि पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वें क्वेश्चन पे देखते हैं आज। भारत के चौथे क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन है आपके भारत के चौथे क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं। ऑप्शन है डॉक्टर एच राधाकृष्णन, बी श्री BV गिरी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या डी डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BV गिरी। तो BV गिरी का जो पूरा नाम है बराहगिरी वेंकट गिरी या VV गिरी। इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 और मृत्यु हुई थी 24 जून 1980। भारत के राजनेता
और देश के तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था। दोस्तों उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। तो दोस्तों बरागिरी वेंकटगिरी या बीवी गिरी भारत के राजनेता, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति या चौथे राष्ट्रपति रहे हैं। दोस्तों चलिए आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस प्रदेश से रहे हैं? ऑप्शन है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक, बिहार क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिहार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। तो दोस्तों वे भारतीय स्वाधीनता और आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो थे ही, महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई और कई सारे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जेल भी गए आंदोलन के समय। आज का 11वां क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। ऑप्शन आपके राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल या स्वयं राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। तो इसका मैंने आंसर बताया था दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है दोस्तों एक छोटी सी कार्यकारी निकाय है और भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था भी है। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। अच्छा, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं दोस्तों? किचन मंत्री भी बोला जाता है इनको। जैसे हमारे घरों में ना किचन जो होती है, रसोई घर, तो उसमें क्या होता है कि किसी बाहरी शख्स को एकदम से आने की अनुमति नहीं होती है। तो उस किचन में या रसोई घर में कुछ ही लोग आ पाते हैं जो बहुत ज़्यादा खास होते हैं। तो ऐसे ही कैबिनेट में होते हैं। कैबिनेट में भी बहुत ही खास, बहुत ही उच्च श्रेणी के लोग जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस भी होता है। दोस्तों केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं तथा मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। तो यही लोग मिलकर भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण भी तैयार करते हैं। तो राष्ट्रपति के हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि अपने स्तर से कुछ भी लिखकर बोल दें। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ही उनका भाषण तैयार करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को निम्न अधिकार प्राप्त नहीं है। क्या प्राप्त नहीं है? अध्यादेश जारी करना, क्षमादान करना, आपातकाल की घोषणा करना या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। तो दोस्तों बाकी तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्षमादान भी कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो संविधान का जो आर्टिकल 124 धारा 4 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार यानी करैक्टर में कुछ भी कमी हो या असमर्थता के आधार पर कुछ मतलब लूप होल हो जाए उसके थ्रू या मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड हो जाए, उसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा, अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से
किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की तरह ही निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रणाली के द्वारा। तो दोस्तों, राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। आर्टिकल 66 की धारा 4, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। ठीक, तो ये एक प्रकार से उपराष्ट्रपति के लिए है कि उपराष्ट्रपति का मतलब जो निर्वाचन है या नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 66 की धारा 1, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान सीक्रेट रहता है। अनुच्छेद 66 की धारा 2 ये कह रही है कि उपराष्ट्रपति जो है ना, जो संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया या खाली कर दिया, ऑटोमेटिक। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान जो है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 143, आर्टिकल 24, आर्टिकल 144 या आर्टिकल 129। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143 या आर्टिकल 43। इसके अनुसार दोस्तों जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा मामला उठा है या उठने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, पब्लिकली इम्पोर्टेंस है, अथवा जिसकी जो नेचर है ऐसी है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है लेना सबसे ज़्यादा उचित होगा, तो राष्ट्रपति उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखता है। ठीक है, तो परामर्श के लिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब वो दे ही, ठीक है, सलाह मांग सकता है। मतलब राष्ट्रपति 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो ये बता भी दिया कि मतलब कब किस कंडीशन में होगा, तो उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो वो ठीक समझता है राष्ट्रपति उस पर अपनी राय देता है। मतलब अनुच्छेद 143 धारा 1 के तहत। धारा 2 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 131 धारा 1 में वर्णित किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो 2 उक्त अनुच्छेद में वर्णित है राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कर सकता है, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वो ठीक समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकता है। ठीक, आज का 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? ऑप्शन है आर्टिकल 224, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 123। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 123। संविधान का आर्टिकल 123 है ना, उसके तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और ये तत्काल लागू हो भी जाता है। ठीक, आज का 16वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, रजामंदी नहीं देगा। ऑप्शन है आर्टिकल 111, आर्टिकल 110, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 108।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर स्वीकृति रोक सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111। तो दोस्तों आर्टिकल 111 विधेयकों पर स्वीकृति की बात हो रही है। तो जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति या तो ये घोषणा करेगा कि वो विधेयक पर सहमति देता है या वो उस पर से सहमति रोकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति इसके बाद जितनी जल्दी हो सके सहमति दे सकता है। ठीक है, दूसरी बार नहीं दे पाएगा सहमति, पहली बार में दे देता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन है आपके दहेज प्रतिषेध विधेयक, पेप्सू विनियोग विधेयक, हिंदू कोड बिल विधेयक या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। उसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। दोस्तों हुआ क्या था, इसके अगर हम बात करें, ध्यान आ रहा है, देश के राष्ट्रपति को ना कई तरह की शक्तियाँ अधिकार मिलते हैं। ऐसा ही एक पावर का नाम है पॉकेट वीटो। तो पहली बार देश के 7वें राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह ने इस पावर का प्रयोग किया था और राजीव गांधी सरकार को झटका दिया था। ठीक है ना, कुछ था इस तरह से। तो देश के राष्ट्रपति को कई तरह की शक्तियाँ हैं, इसमें पॉकेट वीटो भी है, और पहली बार इसका प्रयोग जो था वो देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और उस दौर में राजीव गांधी की सरकार थी। तो राष्ट्रपति के इस फैसले से क्या हुआ, सरकार की उम्मीदें पानी फिर गया। अब वो क्या मामला था वो देख लेते हैं। उसमें हुआ क्या था कि 1982 से 87 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री, इस दुनिया में दोनों ही नहीं हैं, राजीव गांधी जी के बीच कुछ बात को लेकर मनमुटाव था। वजह थी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जिसे राजीव गांधी लेकर आए थे। दोस्तों इस बिल के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो देश इतिहास में पहली बार इन्होंने इस वीटो पावर का यूज किया था। इस वीटो में था क्या भाई, उस दौर के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल है 1984 लेकर आए थे, तो ज्ञानी जैल सिंह को इसमें कई सारी खामियां दिखाई दी। तो इस बिल से सरकार को किसी भी इंसान की चिट्ठियों को पढ़ने का अधिकार मिल जाता है। कोई भी इंसान खोल दे, बीच में खोलेगा तो मतलब डाकखाने वाला ही, या कोई बीच में मिल जाए। तो इस बिल के कारण प्रेस की स्वतंत्रता बाधित हो जाती, इसलिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया और बिल पर रोक लगा दी गई। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी संसद के दोनों सदनों को, सी लोकसभा के स्पीकर को, या डी केवल लोकसभा को। तो ऑप्शन बी जो है संसद के दोनों सदनों को है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया है महाभियोग की, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो महाभियोग वो प्रोसेस है या वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान का जो आर्टिकल है 61, 124 की धारा 4, 5, 217 और 218 मिलता है। तो महाभियोग प्रस्ताव जो है सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए। नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के सिग्नेचर और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत या सिग्नेचर जरूरी होते हैं। इसके बाद अगर उस सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं या इसे खारिज भी कर सकते हैं, तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच करवाई जाती है। तो उस समिति में क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें स्पीकर या अध्यक्ष उस मामले के लिए सही मानते हो। अगर ये प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाता है तो दोनों सदनों के अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त मीटिंग करते हैं या समिति बनाते हैं
और दोनों सदनों में प्रस्ताव देने की सूरत में बाद की तारीख में दिया गया प्रस्ताव रद्द माना जाता है। और जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर अध्यक्ष के सौंप देती है, जो उसे अपने सदन में पेश करते हैं। अगर जांच में पदाधिकारी दोषी पाया जाता है तो सदन में वोटिंग कराई जाती है। और वो प्रस्ताव पारित होने के लिए उस सदन के कुल सांसदों का बहुमत या वोट देने वाले सांसदों में से कम से कम 2/3 का समर्थन मिलना तो जरूरी है। अगर दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। किसी जज को हटाने अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए भैया? भारत में सिर्फ राष्ट्रपति को ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के अलावा किसी को नहीं हटाया जा सकता। या तो प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला हो या फिर जज ने उससे पहले इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस पर विवाद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज रहे हैं बी रामास्वामी को महाभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है। उनके खिलाफ 1993 में महाभियोग लाया गया था, लेकिन ये लोकसभा में गिर गया। उस वक्त सत्ता में मौजूद कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और प्रस्ताव को 2/3 से बहुमत नहीं मिला। चलिए 18वां हो गया। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तब उस पद का जो कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या थानेदार। तो इसका आंसर हो जाएगा थानेदार। लिख दिया भाई, हमारी टेक्निकल टीम भी खतरनाक ही है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दे या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। मतलब वो तब तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति न चुन लिया जाए। 20वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है आपके आर्टिकल 76, आर्टिकल 61, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 30। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्टिकल 61। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है चलाने का जो प्रोसेस है आर्टिकल 61 की धारा 1 में जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा। अनुच्छेद 61 की धारा 2 ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो साबित ना हो जाए। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, 21वां। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, संसद द्वारा, भारत के महाधिवक्ता द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। दोस्तों इसका आंसर जो था 21 का सर्वोच्च भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा था। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले जो हैं वो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 71 की धारा 1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं उनके संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली जो सभी तरह की संदेहों या विवादों की जांच और निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 71 की धारा 2 कह रही है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में किए गए कार्य जैसा भी मामला हो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तारीख को या उससे पहले उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं किया जाएगा। यानी जो पहले इसने निर्णय ले लिए हैं वो मान्य कर दिए जाएंगे। धारा 3 में क्या कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित या उससे किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। धारा 4 में राष्ट्रपति उपाध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उसने चुनने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से किसी भी कारण से कोई रिक्ति है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आनुपातिक प्रणाली द्वारा,
एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे, आनुपातिक प्रणाली द्वारा और एकल हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा। दोस्तों जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, इनकी जो प्रक्रिया है चुनने की वो थोड़ा जटिल है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। प्रेसिडेंट का जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान का आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी जनता अपने प्रेसिडेंट का जो चुनाव है सीधे नहीं करेगी, बल्कि उसके बोर्ड से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो करेंगे, यानी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव करेंगे। वोट देने का अधिकार कैसा कैसा होता है भैया, इस चुनाव में ना सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर आए सांसद, वो सब वोट डालते हैं। तो प्रेसिडेंट की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालता है, जो भी मेंबर होगा वोट नहीं डालेगा, उसके और लोग होंगे। तो राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। अच्छा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है, तो इस चुनाव में एक खास बात होती है, एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वो तमाम कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है, यानी प्रेफरेंस देता है, वरीयता देता है। यानी वो बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सकता, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। फिर कह रहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती है, यानी वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का जो वेटेज है वो अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। ये वेटेज जिस तरह तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। वर्तमान में देश के राज्यों के भी सभी जो विधायकों के वोटों का वैल्यू है वो 5,43,231 है। विधायकों का जो वैल्यू है, एक विधायक का वैल्यू है 5,43,231। वहीं लोकसभा के सांसदों का जो कुल वैल्यू है 5,43,200 है। आज का 23वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। वो कौन कौन से हैं भैया? ऑप्शन है ए दिल्ली तथा दमन द्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़, या चंडीगढ़ और पुडुचेरी। तो ऑप्शन बी जो है दिल्ली और पुडुचेरी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 70वां संविधान संशोधन 1962 को हुआ था, चाइना युद्ध के समय। तो इसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी जो संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। संविधान 8वें अनुसूची में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया था। आज का 24वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए या उम्मीदवार के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है। क्या नहीं है भैया? ऑप्शन है सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो, या 35 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो। तो भैया ऑप्शन सी है ना, जो ये कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है। भारतीय जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति के लिए कोई विशेष योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया। इसमें हमारा संविधान मौन है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 58 है उसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता या एलिजिबिलिटी दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उस सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ठीक दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 51। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। तो आर्टिकल 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता शर्तों से संबंधित है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या जिसने धारण
कर लिया है पद, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 25 क्वेश्चंस। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, सजेशन जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दर्पण स्टडी पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।